अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने पहले पढ़ा था कि इरेशनल थॉट्स कौन सी होती हैं, और आज हम ये पढ़ेंगे वन बाय वन कि हर इरेशनल थॉट को हम उसको रीफ्रेम कैसे करते हैं। रीफ्रेम का मतलब ये है कि हम हर थॉट को, जो गलत होती है, जो इरेशनल होती है, हम उसकी थॉट को किस तरीके से चेंज करेंगे कि वो अपनी इंटेंसिटी जो है वो लो कर दे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, रिप्लेसिंग एब्सोल्यूट्स, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इरेशनल थॉट्स, वन ऑफ द आईपीस। इरेशनल थॉट्स है, बिलीफ है, जिसके अंदर हम ऑलवेज का वर्ड यूज करते हैं, नथिंग का यूज करते हैं, समटाइम्स और दिस का। तो हमने यहाँ पर अब ये सीखना है कि वन बाय वन हम कौन सी थॉट्स को लेंगे और उसको वन बाय वन चेंज करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको ये थॉट्स करवाती जाऊंगी, आप वाइट स्क्रीन के ऊपर इसको लिखते चले जाएंगे, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए और मेरे लिए भी आसान हो जाए ये देखना कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसे करना है। अब ओवर जनरलाइजेशन जो होती है, दैट यू कंक्लूड दैट व्हाट हैपन टू यू वंस विल अकर ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे कि मैं जब भी स्टेज पे जाऊंगी मेरे से कभी भी नहीं बोला जाएगा और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम ये कंटिन्यूस बना लेते हैं। मैं जब भी काजल लगाऊंगी मेरी आंखें हमेशा गंदी लगती हैं, मैं कभी भी अच्छी नहीं लग सकती हूँ। ये ओवर जनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। फिर माय मदर एंड सिस्टर एंड गर्लफ्रेंड डाइट ऑल द टाइम, वुमन आर ऑलवेज ऑन डाइट। तो ये ओवर जनरलाइजेशन हो गई। जैसा हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे जो है वो कभी भी अ, अपनी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो कभी भी कमा नहीं सकते हैं। तो फिर ये ओवर जनरलाइजेशन हो गई कि ऐसे नहीं होता कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे जो है उनकी कैटेगराइजेशन डिफरेंट होती है, वो कमा सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम अपनी जिंदगी अच्छे तरीके नहीं गुजार सकते, तो ये फिर गलत जनरलाइजेशन होगी कि पढ़ने लिखने का जिंदगी के गुजारने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ओवर जनरलाइजेशन के अंदर हम क्या चीजें ढूंढते हैं, जैसे कि ऑल हमेशा ऐसे होता है, हमेशा ऐसे ही होगा, ऑलवेज होना ही यही है, कभी सीधा काम हो ही नहीं सकता। जैसे हम कहेंगे कि जी सर्दियों, मेरी एक जानने वाली, उन्होंने कहा कि जी जब भी सर्दियाँ आती हैं तो जो सर्दियों में कोई ना कोई डेथ हो जाती है, तो उन्होंने जनरलाइज कर दिया कि हर सर्दियों में कोई ना कोई डेथ हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ये भी है कि अगर हम ये कह दें कि जी काली बिल्ली सामने से गुजर के चली गई है तो अब एक्सीडेंट होना ही होना है। Overgeneralization is a cognitive distortion where a person applies something from one event to all other events। कि मुझे जो है ना काला सूट जहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे कभी भी काला सूट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। दिस हैपन्स रिगार्डलेस वेदर दोज इवेंट्स आर सर्कमस्टांसेस आर कंपेरेबल। मतलब कि हमको कहें कि उसका यहाँ पर कोई जवाज ही नहीं है, ये वो लोग नहीं मानते। अगर कोई जिस तरह कुछ लड़कियां हैं जिनके घर में इतनी तारीफ नहीं की जाती, तो वो ये समझती है कि नहीं जी मैं तो अच्छी हूँ ही नहीं, मेरी खानदान में कोई तारीफ कर ही नहीं सकता, मुझे कोई लड़का पसंद कर ही नहीं सकता, ये मेरी शादी जो है वो हो ही नहीं सकती, कि वो वाला कंपोनेंट यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। हम आगे चलते हैं। Overgeneralization frequently affects people with depression or anxiety disorders. It is a way of thinking where you apply one experience to all experience, including those in the future। जैसे हम कहते हैं जी मेरी पुप्पी ऐसी है तो सारी पुप्पी ऐसी होती हैं। मेरी सास जो है वो बहुत बुरी है, सारी सासें ऐसी होती हैं, हालांकि ऐसे नहीं होता है। समटाइम्स दे आर गुड चांसेस ऑल्सो। जिस तरह हमारे खानदान में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमारे खानदान में पहला बच्चा जो है हमेशा बेटी पैदा होती है, तो सबकी ऐसे ही पैदा होगी। देयर इज नो गारंटी फॉर दिस ऑल्सो, दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। अब इस तरह आप लोग भी अपनी थॉट्स को सोचते जाएंगे और अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप मुझे अभी आप लिख के देंगे। Another example, for example, if once you gave a poor speech, you may think to yourself, I always screw up speeches, I can never speak publicly without messing up। ये वही वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी पहले दी थी।
If you experience overgeneralization, you may view any negative experience that happens as a part of an inevitable pattern of mistakes. जैसा कि अगर किसी कोई बंदा है, उसकी पहली शादी हो गई और वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो ये जी मेरी मेरी किस्मत में अच्छा हम सफर है ही नहीं, मैं अच्छा कुछ रह ही नहीं सकता हूँ, मुझे हमेशा बुरी लड़की ही मिलेगी। ये वो वाला कंपोनेंट आ जाएगा कि एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो उसके साथ आप हमेशा फ्यूचर के सारे एक्सपीरियंसेस आप उससे रिलेटेड ना नेगेटिव कर लेते हैं, चाहे उसे कोई उसका ताल्लुक हो या ना हो। और आप नेगेटिव क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आप कहते हैं जी बस ऐसे ही होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो लेके बैठ जाते हैं कि बस जी इस बंदे को कोविड हो गया, बस ये बंदा फॉट हो जाएगा, इसको हार्ट अटैक हो गया, बंदा ये मर जाएगा। मतलब एकदम हम वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं सिर्फ ओवर जनरलाइजेशन की बेसिस के ऊपर, believing that one mistakes means that all the future attempts will result in failure। बाजी मेरा पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ, सारे मेरे पेपर अच्छे नहीं होंगे, ये वाला कंपोनेंट। नेगेटिव सेल्फ टॉक, बस मेरे से ये इस वक्त नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे से कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, मेरे से काजल गलत हो गया, मेरा सारा मेकअप खराब हो गया, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। थिंकिंग दैट यू कैन नेवर डू एनीथिंग राइट, बस ये गलत हो गया मेरे से, तो काम ये सही हो ही गए, नहीं हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। ये जो नेवर ऑलवेज एवरीबडी नोबडी ये वाली इवेंट्स में ना, ये हम डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। व्यूइंग वन टाइम इवेंट्स एज कंसिस्टेंट पैटर्न, बस जी ऐसे ही चले हो जाना है, ऐसे ही होते चले जाना है। मोस्ट पीपल एंगेज इन ओवर जनरलाइजेशन at least occasionally. If you ever find yourself complaining that you're always that just want to get picked for a project and you never get any help around the house, then you have overgeneralized कि जी सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, बस मुझे ही नहीं उन्होंने सिलेक्ट करना, जनरलाइजेशन है। घर पे हमेशा मुझे ही काम के लिए कहा जाता है, ओवर जनरलाइजेशन है, बाकियों को भी कहा जाता है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। An example of overgeneralization in everyday life would be assuming that because you didn't get an interview after putting a job application, you will never be able to get a job. So, ये एक दफा ना हो गया, हमें हमेशा के लिए ना हो जाएगा। In this case, you would be taking an isolated event, not getting an interview and overgeneralizing it all to the future job prospects. So, हमने पहले से प्लान बना के रख लिया जी कि हमेशा गलत ही होना है। Impact of overgeneralization, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग कैन अफेक्ट अ पर्सन इन वैरायटी ऑफ वेज। अब आपने नेगेटिव सोच लिया, अब नेगेटिव सोच लिया तो उससे क्या होगा, आपकी जो मोटिवेशन है कोई भी काम करने की वजह से, कोई भी मोटिवेशन जो हमें गियर लगता है वो आपका खराब हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो खराब हो जाता है, और एंजाइटी जो माइल्ड होती है वो मॉडरेट टू सीवियर एंजाइटी पे चली जाती है। हमारा जो सेल्फ इमेज होता है अपने बारे में वो सबसे ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है, चाहे लोगों को फील हो ही ना बिल्कुल, लेकिन हमें लग रहा होता है कि नहीं जी आई एम लुकिंग द मोस्ट पथेटिक पर्सन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। Self limiting over generalization is when you keep yourself from meeting your own potential. These are common thoughts that I'm not good enough, नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, I could never do that, मेरे से काम सही तरीके से हो ही नहीं सकता इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। They can keep you from taking risk or next steps, harming your career and social life। अब होता ये है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आ, आपको रिस्क लेना है। लाइफ इज वेरी रिस्की और दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हम रिस्क लेते हैं और हम पॉजिटिव होकर रिस्क लेते हैं, उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हैं, हम रखते हैं कि लाइक 10% बेनिफिट ऑफ डाउट होगा कि अच्छा अगर ये ना हुआ तो हम ये कर लेंगे। लेकिन जब हम ओवर जनरलाइजेशन सेल्फ लिमिटिंग में आ जाते हैं तो हम वो रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं। उससे ये होता है कि हमारा करियर जो है वो खराब हो जाता है, हम कोई काम कर ही नहीं सकते। द एब्सोल्यूट सेल्फ टॉक कि मेरे से कुछ नहीं होना, that people use, they can overgeneralize, can make this cognitive distortion work. If you think that everybody always behaves in a certain way, it makes it more difficult to see a single incident as an isolated event। अब एक इवेंट में कोई अचानक से
कोई हाइपोथेटिकल कोई चीज हो गई अचानक से, हम उसको हमेशा पूरी जिंदगी पे उसको सवार कर लेंगे. Instead, you're more likely to view it as an inevitable pattern. Evidence suggests that people who use this type of overgeneralizing language experience more anger than they do when they talk about situation more realistically. जब हम नेगेटिव होते हैं अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, तो हम अपनी रिस्क नहीं लेते हैं, तो हमें अपना फेलियर बहुत क्लियरली नजर आता है. जब हमें फेलियर नजर आता है तो उसमें बेसिकली या तो सैडनेस होना शुरू हो जाएगी या आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा. तो मोस्ट प्रोबेबली जब बहुत ज्यादा सैडनेस आती है तो वो ओवरटेक भी कर सकती है एंगर की वजह से. तो एंगर जो है वो ज्यादा आ जाएगा. नहीं, मैंने नहीं जाना ऊपर स्टेज पे, नहीं मैंने काजल नहीं लगाना, नहीं मुझे भंड सवर के वहां पे नहीं जाना. मतलब यू वी बिकम मोर एग्रेसिव जब हम ओवर जनरलाइजेशन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं. They tend to express their angerly emotions in more damaging and destructive ways. Research has found that overgeneralization is common in people who have post-traumatic stress disorder. This condition involves generalizing fear from one traumatic experience to the future events. This leads to fear responses, anxiety, and avoidance. जिस तरह से जब बच्चे किडनैप होना शुरू हुए थे तो हम लोगों ने बच्चों को बाहर जाना मतलब छुड़वा दिया. यू नॉट सपोज टू गो आउट, बच्चे किडनैप हो जाते हैं. वहां पे अकेले नहीं जाना, बच्चे किडनैप हो जाते हैं. आप अकेले स्कूल जा रहे हैं, बच्चे किडनैप हो जाते हैं. आपने अकेले छत पे जाना तो देख लेगा तो किडनैप करेंगे. मतलब हर चीज के अंदर हम उसको जनरलाइजेशन करते हैं. फियर का एलिमेंट इतना ज्यादा आ जाता है और एंजाइटी इतनी हाइटेंड फेज पर चली जाती है कि आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हैं. Overgeneralization has a negative impact on well-being. It can contribute to onset and maintenance of anxiety disorders. So, जब एक एंजाइटी डिसऑर्डर माइल्ड से मॉडरेट से सवीयर जाएगा तो साइकोफिजिकल चेंजेस में भी शुरू हो जाएगा और हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मोटिवेशन जो है वो इतनी लो हो जाए कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे. अब हमें ये देखना है कि ओवर जनरलाइजेशन को हम कैसे ठीक करेंगे. अब हमने इट विल बी डन थ्रू reframing. अब reframing क्या है? Reframing is a process where you identify a negative thought and replace it with a positive thought. ठीक है, हम उसको पॉजिटिव थॉट के साथ उसको रिप्लेस करेंगे. किसको? एक नेगेटिव बिलीफ को हम पॉजिटिव थॉट में उसको चेंज कर लेंगे. Reframing is a powerful tool to manage overgeneralization. It is a fairly easy process to learn with regular practice. अब ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे. रेगुलर प्रैक्टिस आपने करवानी है, खुद भी करनी है और आपने अपने पेशेंट को भी कहना है कि वो भी ये रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो ये चीजें हल होंगी, वरना नहीं होगी. Identifying thinking pattern. Recognize that when you find negative thinking about yourself of doing or not doing activities because you think that you will fail. अब ये वाला component आपके लिए important है. But be more mindful of thoughts. You might even try writing them down in a journal. Once you start recording them, you may notice the pattern. अब write up के बगैर आपका गुजारा नहीं है. अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. राइट अप के बगैर आपका गुजारा नहीं है और राइट अप करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बगैर सोचे समझे वो काम करेंगे तो यू विल फॉरगेट इट. आपका माइंड स्किप कर देता है, आपको लूप होल्स देना शुरू कर देते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप थिंकिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना शुरू करें, जिस तरह भी कैच फिशेस, तो हम हुक डाल के फिश को कैच करते हैं, तो हम राइटिंग अप करते हैं. अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ गया है जो अनपढ़ है, तो आप खुद बॉल पेन लेके उसकी आप ट्रांसक्रिप्शंस बना लें या आप उसकी इमोशंस बना लें या आप डायग्राम्स बना लें 1 2 3 करके, या आप लिख लें 1 2 3 स्टेप्स करके, ताकि उसको पता चले कि वो गलत किस तरीके से, किस पॉइंट पे वो गलत सोच रहा है. लुक केयरफुली. Have a closer look at the thoughts that you've written down and ask, is it true? क्या जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो वाकई ठीक है
या वो मेरा वहम है। ये चैलेंज करना होता है आपने इस थॉट को कि अच्छा ये मैंने सोचा था ये वाकई ठीक है। मतलब यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, ये सबूत दो कि क्या उस इवेंट पे ऐसे हुआ था, वहां पर मैं गया था ऐसे हुआ था, वहां पर ऐसे किया था तो वैसे हुआ था। आप एक एक इवेंट को लिख के सोचते हैं। हो सकता है कि अगर आप स्कूल लाइफ में देख लें कि आप स्टेज पे चढ़े थे, या अगर पहले अगर आपने एग्जाम्स दिए हो तो आप फिर चेक कर लें। अगर आपने एक दो पहले इवेंट्स पे काजल लगाया हुआ है तो अब ये आप देख लें कि अब आपने जो काजल लगाया है क्या वो अब ज्यादा डिफॉर्मिटी लेके आ गया, जो पहले लगाते थे वो नहीं लेके आया। आप इस तरह की चीजों को चैलेंज करते हैं। अभी आप लोगों ने थॉट्स लिख ली हैं तो हम वन बाय वन हम उसको ठीक करते हैं, ताकि आपको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम रिप्लेस करते हैं ना अपनी थॉट्स को, तो हम अपने आप को ना सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। आप तो ओवर थिंकिंग पॉजिटिवली हमारी चल रही होती है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको पॉजिटिवली ही सोचना है। आपने नेगेटिव नहीं सोचना कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से आपने कह दिया मेरे से होगा, मेरे से होगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी लगूंगी, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी नहीं लगी तो मैं बुरी भी नहीं लगूंगी। ऐसी बातें आपने करनी है। याद रखें कि आपने अपने आपका माइंड जो है जी वो बैक गियर लगाने का आदी हो जाता है, और हम उसको धक्का लगा लगा के आगे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और एक पॉइंट आता है जिस तरह गाड़ी एकदम धक्के के साथ स्टार्ट हो जाती है, इसी तरह आपका माइंड जो है वो धक्के के साथ पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट कर देगा। और वो आपके जो पास नेगेटिव इवेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको फेड आउट करना स्टार्ट कर देगा। और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपकी वेलबींग अच्छी हो जाए। आपकी जो फीलिंग्स हैं ऑफ डिप्रेशन वो रिड्यूस हो जाए और आपका मूड बेहतर हो जाए। जब मूड बेहतर होगा तो आपकी वेलबींग भी बेहतर होगी, वेलबींग बेहतर होगी तो आपकी मोटिवेशन बेहतर होगी, मोटिवेशन बेहतर होगी तो यू कैन हिट अ वॉल वेरी ब्रेवली एंड यू कैन ब्रेक इट। अच्छा जी, आगे मेंटल फिल्टरिंग ये हम बाद में करेंगे। पहले मैं यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ और अब आप लोग स्क्रीन पे आए और वन बाय वन आप सब जो है वो अपनी चीजें जो है वो लिखें, और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं ओवर जनरलाइजेशन को। अब तक मैं अभी यहाँ पर इसको स्टॉप कर रही हूँ और आप आए और आके लिखें।